नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज जो जानने वाले हैं वो ये कि गुप्त काल के बाद कौन से महत्वपूर्ण शासक जो कि हमें कंपटीशन के दृष्टिकोण से जरूरी है, जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है। अगर उनके क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं तो निश्चित रूप से हम कंपटीशन में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। स्टूडेंट क्या करता है कि या तो मौर्य काल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेता है, गुप्त काल के याद कर लेता है, जो मेन टॉपिक है उनको कर लेता है, और जो इसके जो इंपोर्टेंट जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न आते हैं उनमें से, और वही क्वेश्चन गलत होते हैं क्योंकि बाकी तो याद ही कर लेता है। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो इसके अंदर निश्चित रूप से क्वेश्चन आता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वो ये कि गुप्त काल के बाद जो राजवंश आए वो कौन से थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल से ढंग से नहीं जुड़ पाए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, थैंक यू। बेल आइकन कर दीजिए, थैंक यू। अब हम चलते हैं कि पॉइंट क्या है, गुप्त काल के बाद जो राजवंश आया उसकी स्थिति क्या थी। तो देखिए, उसके बाद जो राजवंश आए उनमें एक ट्रिक को आपको याद रखना है जो मैं बताऊंगा अभी। उसमें हमें मालूम पड़ जाएगा कि गुप्त काल के बाद, गुप्तों के पतन के बाद कौन से शासक आए। तो कौन से थे, देखिएगा, पप्पू। ठीक है, पप्पू जो है उसने क्या किया, उसने मम्मी यानी मम्मी को उसने एक शब्द के रूप में बोला मेमी, मेमो, मेमो बोला उसने, अपनी डिजाइन में बोल दिया पप्पू ने। अब मैं जो पप्पू बोल रहा हूं उसमें और आपके पप्पू में हो सकता है अंतर हो, लेकिन पप्पू पे नहीं जाना है, को पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो पप्पू, पप्पू मेमो, पप्पू मेमो। ठीक है, और मेमो कहां भेजता है, गॉड के पास, यानी मंदिर में, भगवान के पास, या कहीं पे भी XYZ वो भेज देता है। तो याद रखने की बात है, ट्रिक है सीधी सीधी कि पप्पू मेमो को कहां भेजता है, गॉड के पास। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त पहला तो ये, दूसरा पहला पप्पू का पै के अंदर क्या होगा, परवर्ती गुप्त। ठीक, फिर पू का मतलब है पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति, तो पुष्य भूति वंश है, इसका मतलब क्या हुआ, पुष्य भूति वंश। फिर मैं का मतलब है मैत्री वंश, मो का मतलब है मोखरी वंश, और आखिरी जो गोड है, इस गोड वंश, ये गोड वंश ही है, लेकिन ये कहां था इसके बारे में देख लेते हैं अपन। ये था बंगाल। ये कुछ महत्वपूर्ण राजवंश थे जो किसके बाद आए, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद इनका उदय हुआ। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश, पुष्यभूति वंश। ठीक, तो मतलब गुप्तों के बाद कौन उदय हुआ, पुष्प उदय हुआ। ये याद रखना अच्छे से कि पुष्प का उदय हो गया। अब पुष्प का उदय हुआ तो उसमें क्या होता है, तो इसको हम देखें तो इस राजवंश के समय क्या क्या था और कौन कौन से शासक बहुत महत्वपूर्ण थे, उन सब पे हम चर्चा करें। तो देखिएगा कि अगर हम देखें कि ये है दक्षिण भारत, और इस दक्षिण भारत का ये ऊपर का हिस्सा मतलब उत्तरी भारत, आर्यावर्त जिसे उस समय कहा जाता था। इस आर्यावर्त और दक्षिणावर्त का जो अंतर था उसमें आर्यावर्त के प्रमुख शासकों में से कौन बना, पुष्यभूति। क्या होता है कि हरियाणा जो था, उस हरियाणा को उस समय बोला जाता था थानेश्वर। क्या बोला जाता था, थानेश्वर। और इस थानेश्वर के अंदर वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यभूति ने। तो इसलिए इसे क्या कहा गया, पुष्यभूति वंश भी कहा गया और वर्धन वंश भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कई शासक वर्धन के नाम से, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इस नाम से भी कई लोग आएंगे। तो वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश के नाम से हरियाणा के थानेश्वर के अंदर इस वंश की स्थापना हो गई। अब क्या होता है कि संस्थापक क्लियर है, कौन है संस्थापक, पुष्यभूति। ये क्या है इसका, संस्थापक। याद रखिएगा, मैं फिर लिख देता हूं, संस्थापक जो है वो था इसका पुष्यभूति, पुष्यभूति। अब हम देखें अगली चीज जो इसकी इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसके बाद जो शासक आया जिसने इस वंश को स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित किया, वो कौन था। तो प्रभावशाली और स्वतंत्र
स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। और इस प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती जो है, इस यशोमती के 3 बच्चे हुए। एक सबसे पहला जो था उसका नाम था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। दूसरा जो इसके पुत्र हुआ या दूसरा जो बच्चा हुआ, वो बच्ची थी, वो कौन थी? राज्यश्री। राज्यश्री। और तीसरा जो इसके पुत्र था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ये 3 महत्वपूर्ण जो थे वो इसके पुत्र थे। 2 तो पुत्र और 1 पुत्री थी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही इसकी पुत्री की, इसकी राज्यश्री की। कहां रही, कैसे रही, इसको जानने के लिए अभी आगे देखते हैं, लेकिन आप लगातार जुड़े रहिएगा। इसमें क्या है कि पहले मालवा और उसके बाद में कन्नौज और तीसरा महत्वपूर्ण स्थान बंगाल। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही इसमें। ठीक है, कैसे रही देखते हैं। देखिए, कन्नौज का शासक था, उसका नाम था ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा। मालवा का शासक था, उसका नाम था देवगुप्त। और उसके बाद बंगाल के शासक का नाम था शशांक। शशांक की स्थिति ये थी कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, और शैव धर्म का अनुयायी होने के कारण से इसने बोधि वृक्ष जो था, ठीक है, उसको कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को इसने कटवाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला जो शासक था बंगाल का, वो कौन था? शशांक। गौड़ शासक शशांक। मैंने बताया कौन सा वंश था यहाँ पर? गौड़। बंगाल में कौन थे? ये गौड़ थे। तो गौड़ शासक शशांक था। अब क्या होता है कि राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है ग्रहवर्मा के साथ। किसके साथ? ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है, जो कहां की थी? कन्नौज की। कन्नौज का राज्य, ग्रहवर्मा कन्नौज का था, और राज्यश्री का विवाह कर दिया, तो निश्चित रूप से ये भी कहां की हो गई? कन्नौज की। तो ये कहानी यहां इससे बनना शुरू होती है कि इसका विवाह ग्रहवर्मा से कर दिया। अब क्या होता है कि मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। इसकी क्या कर दी? हत्या। ठीक है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। तो इसका मतलब कि ये विधवा हो गई। कौन? राज्यश्री। अब ये बात ये तो नहीं देख सकता था। कौन? राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? मालवा शासक की। मालवा शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। अब जब इसकी हत्या कर दी तो ये थोड़ी देखेगा कौन? शशांक, क्योंकि ये इसका मित्र था। किसका? देवगुप्त का। कौन? शशांक। तो शशांक ने अपनी मित्रता निभाते हुए और किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। तो ये एक प्रकार का सिस्टम इसमें चला। अब बचा कौन? हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन को इसको मारना था, लेकिन चूंकि उस समय ये थोड़ा सा अल्पायु था, 606 ईस्वी के अंदर इसने यहां पर कहा, ये जो इनका साम्राज्य थानेश्वर के अंदर ये शासक बन गया 606 में। मात्र 16 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष का था उस समय, उसको थानेश्वर की गद्दी मिल गई। लेकिन अब क्या करे, थोड़े उम्र बढ़ी, तो इसने फिर किसको मारा? इसने जाकर के शशांक की हत्या की। और शशांक को मारने के बाद फिर ये स्वतंत्र हो गया। मतलब एक तरह से अब इसको हराने वाला कोई नहीं था, और इसलिए ये कहां पर आ गया? कन्नौज में। कहां आया? कन्नौज में। और कन्नौज को जो है वो इसने अपना राज्य बनाया। मतलब कन्नौज के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया। कन्नौज पे शासन स्थापित करके और हर्षवर्धन ने शासन प्रारंभ किया। प्रारंभ करने के बाद इसने दक्षिण भारत के अंदर आक्रमण करने की सोची। किसने? हर्षवर्धन ने। तो हर्षवर्धन आक्रमण करता है कहां पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अब होता क्या है कि ये नदी है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जब ये पार करा था तो ये फैल हो गया। कौन? हर्षवर्धन। मतलब इसने इसको पूरी तरह से हरा। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। किसको? हर्षवर्धन को।
बहुत बुरी तरह से रहा। उसके बाद इसने सोच लिया कि अब दक्षिण भारत में नहीं जाना और इसने उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधि शुरू कर दी। अब यहां पर आता है बौद्ध मतावलंबी चीन से, और जिसका नाम था हर्षवर्धन के ही राशि का था, हैनसांग, क्योंकि ये भी ऐसे स्टार्ट होता है और वो भी ऐसे ही स्टार्ट होता है। कौन? हर्षवर्धन। तो बन गई दोनों के बीच में चीज, इन दोनों की अच्छी बन गई, पट गई जिसे बोलते हैं। कौन? हर्षवर्धन और हैनसांग के बीच में। अब क्या होता है कि हैनसांग इसे कहता है, किसको? हर्षवर्धन को, कि भाई तू मेरी बात मान, तू इस धर्म को तो छोड़ तेरे वाले को, और इसके धर्म को जो कि अपना वैष्णव धर्म था, कह सकते सनातन धर्म, जिसमें शिव और सूर्य की उपासना करता था, कितना बढ़िया काम था, लेकिन इसके प्रभाव में आकर के इसने अपना धर्म बदल लिया और ये क्या बन गया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। और उसके बाद इसने क्या किया, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।